नमस्कार। आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी हैं। हरीश रावत जी, आपका इस चर्चा में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आज हम अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्शन में कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या रही है और अब कांग्रेस और इस इलेक्शन के बाद कांग्रेस का भविष्य क्या है। आज से 3 महीने पहले जिस समय ये इलेक्शन शुरू हुआ था, उस समय ऐसा लगता था कि जैसे बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है, बीजेपी के सामने बिल्कुल खाली मैदान है। कांग्रेस उस समय किसी चर्चा में नहीं थी और उस समय बीजेपी का नारा आया कि अब की बार 400 पार। लेकिन धीरे धीरे करते करते कांग्रेस चर्चा में आने लगी और ये जो शब्द था 400 पार, कांग्रेस ने इस शब्द को बहुत अच्छे से पकड़ा। इतने अच्छे तरीके से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करी। राहुल गांधी जिस भी सभा में जाते थे अपने साथ एक संविधान की कॉपी लेकर जाते हैं अभी भी, और ये बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी किस तरीके से आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। ये देखिए पहली बार हुआ है। अगर हम 2014 में बात करें तो 2014 में बीजेपी एक नैरेटिव सेट करती थी, 2019 में भी बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी। ये पहली बारी है 2024 में कि जब कांग्रेस ने कोई नैरेटिव सेट किया है और उसने फोर्स कर दिया कि बीजेपी इसको क्लैरिफाई करे। आपने देखा होगा कि कोई भी कि चाहे प्रधानमंत्री का भाषण हो तो प्रधानमंत्री ने भी फेज़ 2 और फेज़ 3 में इलेक्शन में ये क्लैरिफाई करने की कोशिश करी कि हम आरक्षण में कोई फेरबदल नहीं करेंगे। तो हरीश रावत जी, पहला तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो नैरेटिव सेट हुआ, आपको लगता है कि ये जो नैरेटिव है ये सीटों में भी कन्वर्ट होगा? निश्चित तौर पर होने जा रहा है, क्योंकि लोगों ने बदलाव का मानस बनाया है। एक बार जनता में यदि बदलाव का मानस बन जाता है तो फिर उसको रोकना वो अपने परिणति तक पहुंचता है और रोकना किसी के लिए संभव नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात कही 400 के पार, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के दिमाग में ये बात आई कि आपको साधारण लेजिस्लेशन आदि आदि के लिए 400 पार की ज़रूरत तो है नहीं, बहुमत की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक अच्छे बहुमत की ज़रूरत है, जो आपके पास ऑलरेडी है। राज्यों में आपकी सरकारें हैं। तो उसके बाद ये 400 के पार, इससे दो बातें झलकती थी। एक तो सत्ता की एरोगेंस, लोगों को लगता था अच्छा देने वाले तो हम हैं, लेकिन इनको अब 400 के पार चाहिए, या अब हमसे सिंपल सत्ता नहीं मांग रहे हैं, सरकार नहीं मांग रहे हैं, बल्कि ये कुछ असाधारण चाहते हैं हमसे जो है। हमने लोगों से कहा कि यदि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो 400 के पार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 400 के पार दीजिए मुझको, जबकि देश के प्रत्येक प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझको बहुमत दीजिए, मैं तो आपकी सेवा करूंगा, खिदमत करूंगा। और ये 400 के पार क्यों चाहते हैं? और निश्चित तौर पर ये संविधान में कुछ ऐसा बुनियादी बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ ऐसा लाना चाहते हैं जिससे जो आज़ादी के मूल्य मान्यताएं हैं वो बदली जा सकें। जो बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी, नेहरू की परिकल्पना है, जो हमारा लोकतांत्रिक संविधान है, वो संविधान बदला जा सके और हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें परिवर्तन लाया जा सके। और उसी दौरान इन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव की बात भी छेड़ी, तो उससे लोगों को ये लगा हाँ भाई, कहीं न कहीं पर इन सब चीज़ों का मेल होता दिखाई दे रहा है। तार्किक रूप से लोगों को ये लगा कि जो कुछ विपक्ष कह रहा है वो सही है। और हमने लोगों से कहा भाई ये पुतिन बनना चाहते हैं, ये भारत के पुतिन बनना चाहते हैं मोदी जी, इसलिए 400 के पार चाह रहे हैं। और देखिए इसी दौरान एक और घटनाक्रम होता है, या ये कहिए कि कांग्रेस नेतृत्व ये कहता है या विपक्ष ये कहता है कि साहब आप किसी को मत देखिए, आप अपने को देखिए, अपने इश्यूज़ को देखिए। हमने लोगों से कहा कि आप जब वोट डालते वक्त आप अपने घर को देखिए, अपनी रसोई को देखिए, अपने बच्चों को जो बेरोज़गार है उनको देखिए,
अपने अड़ोस पड़ोस को देखिए, जहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जहाँ विकास छिन्न भिन्न अवस्था के अंदर है। उस समाज को देखिए जिसमें इन्होंने असहिष्णुता फैला दी है। तो ये सारी चीज़ें जब विपक्ष ने कही तो लोगों को ये लगा कि हाँ, विपक्ष वो बात कह रहा है या कांग्रेस वो बात कह रही है जो हमारे दिल की है या हमारे हित की बात है। जब हम लोगों से कहते थे कि क्या जो आज बढ़ती हुई महंगाई है उससे आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो लोगों की बात समझ में आती थी। जब हम उनसे कहते थे कि ये गरीब और अमीर के बीच का जो फासला है ये इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, लेकिन इसमें हाँ जी हाँ जी, लेकिन देखिए मेन इशू क्या है कि ये बात लोगों को समझ में आई, ठीक है, कि लेकिन क्या ये सीटों में कन्वर्ट होगा? ये बात ये इसके पीछे, इसको पूछने के, ये बात पूछने के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अगर हम पिछला इलेक्शन का रिजल्ट देखते हैं, अगर अब अभी सिर्फ हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन स्टेट्स की बात करें, तो इन स्टेट्स में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी ये जो 3 फेसेस में से अभी एक फेस तो कल हो गया, 2 फेस अभी बाकी हैं। उन 2 फेस में भी, जो कि बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा पूर्वांचल का ये पूर्वांचल का फेस है, जहाँ की बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। पूर्वांचल में पिछली बारी 5 सीटें बीएसपी एसपी के पास थी, लेकिन बाकी सीटों में बीजेपी के और अपोजिशन के बीच में बहुत बड़ा गैप है। लखनऊ की बात करें तो 31% सीट बीजेपी के पास ज़्यादा है। तो उसी तरीके से अगर हम बाकी जगह की अगर हम बात करें तो जैसे जालौन 14%, झांसी 26%, हमीरपुर 22%। यही हाल राजस्थान का है, यही हाल मध्य प्रदेश का। और जो अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड का भी जो उत्तराखंड में भी हालत ऐसा ही थे। तो आपको लगता है कि इस बारी ये जो इतना बड़ा गैप है, इस गैप को फिल करने में आप सक्सेसफुल होंगे? देखिए, ये गैप हमारे अनुमान था कि है, और हमने इसको समझा, इसीलिए हमने अलायंस की बात कही। जो अलायंस हुआ है, अधिकतर कांग्रेस ने उसमें कॉस्ट अदा की है। हमने कई जगहों जहां हमारे अच्छे दावे थे, हमने उन दावों को छोड़ा। हमने कहा नहीं, एक भावना लोगों के अंदर जानी चाहिए कि भाजपा को हराया जा सकता है, क्योंकि 67% के करीब वोट जो है इस ब्लॉक के पास, जो इस समय हमारा अलायंस है, उसके पास है। तो इससे एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री कहिए या आत्मविश्वास लड़ने वालों के दिमाग में, और जो हमारा सपोर्टर था उसके दिमाग में आया, नंबर 1। नंबर 2, एक साइलेंट ब्लॉक जिसको हम माइनॉरिटी के रूप में देखते हैं, और स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी और एग्रीकल्चरिस्ट के रूप में जो है, जो हमारे सिख माइनॉरिटी है, वो भी, उनको ये महसूस हुआ कि जो सत्तारूढ़ दल है वो हमारे हित को नहीं देखता, बल्कि हमको क्रश करना चाहता है, हमको दबाना चाहता है, हमारी अनसुनी करना चाहता है, और हमारे इश्यूज़ को सॉल्व करने के नाम पर हमारे ऊपर कुछ चीज़ों को थोप रहा है, हमसे बातचीत नहीं कर रहा है, जो एक सत्ता को नॉर्मली बातचीत करनी चाहिए। और उधर 400 के पार के नारे ने कि ये संविधान को बदल देंगे, उसने एक ऐसे सेक्शन को सत्ता के खिलाफ कर दिया जो अनएक्सपेक्टेड रूप से एज एन ब्लॉक जो है इस समय अलायंस के साथ आया, हमारे साथ आया। उसने हमको अतिरिक्त ताकत देने का काम किया। एक और डेवलपमेंट हुआ, जिस डेवलपमेंट को हमने पहले नोट नहीं किया, लेकिन वो बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। लोगों को सत्ता में एरोगेंस दिखाई दी। लोगों को लगा कि ये मनमाने तरीके से सब चीज़ों को लोगों के ऊपर थोपना चाह रहे हैं। लोगों को ये लगा कि ये हर किसी को तो बेईमान बता रहे हैं, केवल अपने को ईमानदार बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें हमारी ये आर्गुमेंट कि भाई इनके वहाँ चले जाइए तो इनकी लॉन्ड्री में धुल करके कोई भी भ्रष्ट जो है वो पाक साफ हो जा रहा है, और जो इनके साथ नहीं है वो भ्रष्ट है, उसको ये जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक से एक जो घटनाक्रम थे, उन घटनाक्रमों ने जो स्वच्छ लोकतांत्रिक तरीके से सोचने वाला विचारवान व्यक्ति था, उसको
उसके मन में सवालिया निशान खड़े हो गए। उसको लगा नहीं, ये वो भाजपा नहीं है जिस भाजपा को हमने समझा था कि ये लीग से हट करके है, ये पार्टी विद डिफरेंस, जिसको अडवाणी जी ने कहा था। लोगों को लगा कि नहीं, ये वो नहीं है, ये अडवाणी जी की पार्टी नहीं है, ये अडानी को सपोर्ट करने वाली पार्टी है जो अपनी चीज़ को हमारे ऊपर थोपने का काम कर रही है। लेकिन तो आप ये देखिए ना कि जो अडवाणी जी की हाँ, पार्टी थी जी, ये जो छोटा, ये बहुत बड़ा ब्लॉक नहीं है, मगर ये ब्लॉक पब्लिक ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करता है। और ये ब्लॉक ने जो है एक वातावरण बनाने में, एक वातावरण पैदा हुआ कि नहीं यार, नहीं यार, अब तो कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो नहीं, ये जो भाव पैदा हुआ, उससे जो हमको सपोर्ट करने वाला ब्लॉक था, उस ब्लॉक के अंदर जोश पैदा हुआ। नहीं, आप देखिए ना कि जब तक अडवाणी जी पार्टी के शीर्ष में थे तो पार्टी इतनी बड़ी नहीं बन सकी। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि मोदी जी को पसंद करता है, और ये फैक्ट है आज की डेट में कि मोदी जी से ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा बड़ा नेता इस देश में आज की डेट में कोई नहीं है। क्योंकि और तो यही कारण है कि पिछली बारी 37% लोगों ने वोट उनके नाम पे दिए थे, और इस बारी भी जिस समय इलेक्शन शुरू हुआ था और आज की डेट में भी लोगों के सामने मोदी की गारंटी, मोदी के ये जो वोट है, मोदी के लिए वोट है, मोदी का चेहरा, ये बहुत बड़े फैक्टर हैं। और अभी मैं क्योंकि अभी आपने कहा कि जो 67% लोग हैं जो कि मोदी को चाहते नहीं हैं, मतलब जिन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट वोट किया था। तो मेरे ख्याल से एक डेमोक्रेसी में 31%, जैसे 2014 में बीजेपी को वोट मिले या 2019 में 37% वोट मिले, किसी भी डेमोक्रेसी में, इंडियन डेमोक्रेसी में 37% एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और ख़ास तौर से जो ये 67% वोट है, या हम इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, जहाँ इंडिया अलायंस होना चाहिए था पंजाब में, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस के भी स्टेक्स हैं, क्योंकि और पंजाब के आप कांग्रेस के चीफ भी थे, वहाँ कांग्रेस के भी स्टेक्स हैं, आम आदमी पार्टी के भी वहाँ स्टेक्स हैं, तो वहाँ आप दोनों का अलायंस नहीं बना। उसी तरीके से लेफ़्ट पार्टीज़ का अगर हम बंगाल की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस और लेफ़्ट का अलायंस है, लेकिन टीएमसी का नहीं है। तो इंडिया अलायंस का जिस तरीके से फ़ायदा मिलना चाहिए था किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, मेरे को लगता नहीं कि किसी एक स्टेट में उस तरीके का कुछ फ़ायदा है, अगर हम बिहार को छोड़ दें और या फिर महाराष्ट्र। तो बाकी जगह तो ये ऐसी पार्टी है कि जहाँ दूसरी पार्टी या तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो ये सब देखते हुए आपको क्या लगता है कि जो इंडिया अलायंस है उसका क्या इम्पैक्ट, उसका कितना इम्पैक्ट हो, या फिर मैं स्पेसिफिक आपसे कांग्रेस के बारे में पूछूं कि कांग्रेस को कितनी सीट मिलेंगी और कहां से मिलेंगी? देखिए, इस समय सीट वाइज जो है कांग्रेस एक मेजर ब्लॉक रहेगा, बल्कि जिस तरीके की स्थितियां दिखाई दे रही हैं उस हिसाब से हम बहुत अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में, जिसकी पहले कल्पना ही नहीं की जा रही थी, कांग्रेस भी आ रही है और अलायंस भी आ रहा है। अलायंस, यदि ये पिछले ट्रेंड्स को देखें आगे, मैं समझता हूँ ये कंटिन्यू रहेंगे। अब दो छोटे फेज रह गए हैं, तो हम एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आएंगे। और इस समय आम लोगों ने कहना शुरू कर दिया, नहीं यार, भाजपा जो है 250 पार नहीं करेगी, बल्कि कुछ लोग उनको 200 के आर पार आसपास आंक रहे हैं। जो एक जनरल एक मत बन गया है लोगों का। और आपने जो कहा कि कई जगह हमारे झगड़े, बिल्कुल सही बात है। हम एक दूसरे के कंपटीटर हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे केरला हो, चाहे पंजाब हो। तो इसमें ऐसी स्थितियों के अंदर होता है, डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन हम उनको बहुत कुछ सीमा तक मैनेज करने में सफल हुए, ये भावना देने में सफल हुए। जैसे ममता जी ने कहा कि ठीक है, पश्चिमी बंगाल में हमारा अलायंस नहीं हुआ, लेकिन मैं इंडिया के साथ हूँ, मैं अलायंस के साथ हूँ। उसी तरीके से किसी और पार्टी ने भी, अब जैसे पंजाब में है, पंजाब में जीतेगी इंडिया, चाहे किसी के पक्ष में जाए। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम वहाँ मेजर शेयर लेंगे और आपको हम बहुत 3-4 में रेस्ट्रिक्ट करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन वो जाएगा इंडिया के खाते में, जो है सब चीज़ें जो है। दिल्ली में हम इस भावना से काम कर रहे हैं, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं वोट करूंगा आपको और श्री केजरीवाल वोट करेंगे कांग्रेस को, जो है।
और उन्होंने जो एक किस तरीके की ऐसी स्थितियों में भावनात्मक एकता दिखाई जा सकती है, वो एकता दिखाने की कोशिश की है जो है। तो ये स्थितियां हैं जिन हमने जो बड़ी विषम परिस्थितियां थी उससे बाहर निकल करके अलायंस किया है, और वह अलायंस ने लोगों के अंदर एक जो मिनिमम हम चाहते थे हो, ये कॉन्फिडेंस पैदा किया कर दिया कि नहीं, मोदी जी को हराया जा सकता है या भाजपा को हराया जा सकता है। लेकिन तो पहले ये माना जा रहा था कि नहीं भाई, मोदी जी को तो हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है। जब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी जी के साथ एक बड़ा अच्छा जंग, एक बड़ा अच्छा सपोर्ट है 2014 से लगातार। 2014 में तो लोगों ने गुजरात मॉडल को वोट दिया, एक परिवर्तन का मॉडल लोगों के सामने उन्होंने रखने की कोशिश की, जो कह रहा था कि हम 15 लाख रुपया हर खाते में डालेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, फला मतलब भ्रष्टाचार मिटा देंगे, काले धन को समाप्त कर देंगे। लेकिन 2019 आते आते तक उन्होंने नरेटिव बदल दिया, और नरेटिव बदल करके हिंदू मुसलमान के करीब आ गए। उसके बाद के सब्सिक्वेंट जितने भी इलेक्शंस को आप देखिए तो कहीं न कहीं कम्युनल टोन देने की कोशिश की गई, और इस समय भी कोशिश अब के भी वही है। इसीलिए तो मोदी जी ने अनंतोगत्वा जो है कि आपका गले का मंगलसूत्र, मतलब हिंदू महिला के लिए मंगलसूत्र बड़ा भावनात्मक हुआ है कि आपके गले का मंगलसूत्र उतार करके किसी अपने चहेते जिनको ये देना चाहते हैं, जिनको ये पृष्ठ पोषित करते हैं, उनको दे देंगे। फिर आगे की मीटिंग में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आपके पास 2 भैंस हैं, ये 2 भैंस में से 1 भैंस को मुसलमान को दे देंगे। तो इस तरीके की जो बातें आई, ये सब बातों ने सब्सिक्वेंटली जो उनका सपोर्ट था, जो एक लोगों का विश्वास भी था और उनका आत्मविश्वास भी झलकता था। पहले लोगों को लगा कि नहीं, इनका आत्मविश्वास खंडित हो गया है, और लोगों को साथ साथ ये भी लगा कि जो हमारा विश्वास इनके ऊपर था कि ये प्रधानमंत्री के रूप में एक विज़न आगे का रखेंगे, ये विज़न रखने के बजाय जो है ये तो तू में आ गए हैं। लेकिन आप देखिए ना कि ये जो भी मतलब अगर मंगलसूत्र की बात करें या ये जो नैरेटिव, मतलब ये सारी की सारी बात बीजेपी ने उस समय कही जिस समय कि राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा या अपने भाषणों में कहा कि हम लोग एक कास्ट सेंसस करेंगे, कास्ट सेंसस के बाद हमें पता चलेगा कि कौन से वर्ग की संख्या कितनी है और उसके पास धन कितना है, फिर हम उसके बाद उसको हम लोग बाकी वर्ग में भी बांटेंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक बात थी। और दूसरा, मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती कि कांग्रेस में डिसीजन मेकिंग का तरीका क्या है। फॉर एग्जांपल सैम पिट्रोडा कभी भी आके कोई भी वो दे देते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं। अगर हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करें तो कांग्रेस मैनिफेस्टो जो बनाने वाले मतलब जब बनाते हैं तो उसमें अफर्मेटिव एक्शन, LGBTQIR+, तो ये सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं। मेरे को लगता है नहीं कि जिन्होंने बनाया है उसका हिंदुस्तान की जो वास्तविकता है, तो उन लोगों को ये मालूम है कि हिंदुस्तान में लोग कैसे जीते हैं और यहाँ किस तरीके से रखते हैं। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि ये बेसिकली स्ट्रेटजी बनाने वाले कांग्रेस में जो लोग हैं वो अभी आज की डेट में कौन है, वो नेता कौन है बड़े? देखिए, अभी आपने बात की सैम पिट्रोडा साहब की, और कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। मोर और लेस कांग्रेस अपनी इमरजेंस के दिनों से ही एक प्लेटफॉर्म की तरीके से, एक कॉमन कॉज के लिए सब एक जगह इकट्ठा हुए थे, और फिर धीरे धीरे एक वैचारिक फोर्स के रूप में, जिसको गांधी जी ने वैचारिकता दी और नेहरू जी ने उसको संवारने का काम किया, उसके चारों तरफ कांग्रेस आगे बढ़ती गई जो है। अब आज भी कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसी स्थितियाँ आई हैं जिससे हमने भी बड़ा असहज महसूस किया, लेकिन उस सब के बावजूद भी हम इस बार जो हमारा मैनिफेस्टो है, मैं ये कहूँगा कि पहली बार हमने उसको बहुत नुकीला और बहुत स्पष्ट दिया। जो हमारी 5 न्याय हैं, जिसके अंदर 25 गारंटियाँ हैं, उन्होंने भाजपा के
जो हमारे खिलाफ ऑफेंसिव था उसको बिल्कुल ब्लंट कर दिया। नहीं, और लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है हरीश रावत जी, ये 5 गारंटियाँ मतलब जो भी आपने पॉइंट्स उसमें रखे हैं, लेकिन अगर आप ये मैं आपसे जो पूछ रहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनाने वाले बेसिकली नेता कौन है, उसके पीछे एक कारण ये था कि अगर आप आज की डेट में अगर आप इस तरीके के समाजवाद की बात करते हैं या रॉबिन हुड टाइप समाजवाद की बात करते हैं कि जो ऊपर के वर्ग हैं उससे धन लेके हम नीचे के लोगों को बांटेंगे, कास्ट सेंसस करेंगे और ये सब आइडेंटिफाई करेंगे, ये चीज़ें 1991 से पहले ये सब चीज़ें लोगों को सुनने में अच्छी लगती थी 70 और 80 के दशक में। उसका रीज़न क्या है? उस समय मिडिल क्लास 2% 3% होती थी, आज मिडिल क्लास 35% के करीब है। जब आप इस तरीके से, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप इस तरीके से बात करते हैं तो इतना बड़ा जो वर्ग है 35% का, वो वर्ग आपसे अलग अलग हटता है। बल्कि द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास जिसको कहा गया, जो कांग्रेस के समय में ही एक स्ट्रॉन्गर इमरजेंस आई जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, तो हम उसको उसकी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करते हैं। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि हम कास्ट सेंसस करेंगे। आज जिस मोड़ पर देश आ गया है, जहाँ से हमको आगे की प्लानिंग करनी है, मतलब अगले 20-25 साल की जो प्लानिंग करनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि समाज के हर वर्ग का, जिसका विश्लेषण हम जाति के आधार पर करेंगे कि उनके पास किस तरीके की आर्थिक स्थिति है, उसका एक्सरे होना ज़रूरी है, उसकी जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि हम फ्यूचर की पॉलिसीज़ बनाते वक्त, माइक्रो लेवल पॉलिसीज़ बनाते वक्त जो है इस जानकारी का उपयोग कर सकें। अब उसको मोदी जी जैसे ट्विस्ट करता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल स्पिन बॉलिंग में बड़े मास्टर है। उन्होंने कह दिया कि भाई वो तो जो है आपकी संपत्ति लेना चाहते हैं और लोगों में बांट देना चाहते हैं। और कोई एक बात बताइए, जो जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अंदर और जहाँ न्याय का शासन है, जहाँ न्याय की सुपरमेशी की बात है, उसमें ये संभव है क्या? कांग्रेस इस तरीके की चीज़ों को सोच भी सकती है? और नहीं, ऐसा मंतव्य राहुल गांधी जी का था। उनका तो सीधा मंतव्य था कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए, माइक्रो प्लानिंग के लिए, नीचे के लेवल पर क्या स्थितियां हैं, उसकी हकीकत को जानने के लिए कि कौन किसके खाते में कितना गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्सा, और उसके अनुसार जो है हम प्लान कर सकें ताकि सब उसका लाभ उठा सकें डेमोक्रेसी का, डेवलपमेंट का। तो उसके लिए उन्होंने इस बात को कहा और उनको जो है बिल्कुल पूरी तरीके से मिसअंडरस्टूड करने की कोशिश की गई और डेलिब्रेट कोशिश थी। लेकिन लकीली एक बात कहूँ न, मिडिल क्लास ने उस तरीके से चीज़ों को लिया जैसे प्रधानमंत्री जी चाहते थे। जो उनकी स्पिन बॉलिंग थी उसको जो है हमारे जो बैट्समैन थे, जिसमें राहुल जी भी हैं, खरगे साहब भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, प्रियंका जी भी हैं, उन्होंने ठीक तरीके से उसको नेगोशिएट किया है। और हाँ, देखिए अब तो ये थोड़े टाइम के बाद सिंगल रन ही नहीं बने, बल्कि रिजल्ट आएंगे तब हमें मालूम चल जाएगा। बस आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल पॉइंटेड क्वेश्चन, कि इस बार कांग्रेस की कितनी सीट आने वाली हैं? हम बहुत अच्छी सीटें लाएंगे। हम करीब 360 के करीब सीटों पर सीधे फाइट में हैं और इनमें से जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि हम मेजॉरिटी मोर देन 60% सीट जो है लेंगे। और भाजपा को पहली बार जो पराजय का टेस्ट होगा वो वही होगा जहां वो हमको पराजित करते रहे। अच्छा। हमको हराते रहे, जिनमें उत्तर प्रदेश भी है, हिंदी हार्डलैंड भी है, जिसके विषय में कहा जा रहा है कि नहीं वो बीजेपी के साथ था करके, हम वही उनको पराजित करेंगे। हम उसको पराजित करेंगे। बाकी नॉर्थ ईस्ट और साउथ हमारे लिए जो है बोनस के रूप में हमको मदद करेंगे, इवन पश्चिम भी जो है। जी, चलिए देखते हैं। अब 2-3 हफ्ते में तो जो रिज़ल्ट हमारे सामने आने ही वाले हैं। आपका इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत।